Hello everyone, welcome back to Psychology Class 11th lecture series with Ayushi। हम चैप्टर 7 ह्यूमन मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके पार्ट 1 में हमने जाना था कि ह्यूमन मेमोरी यानी याददाश्त क्या होती है। इसके पार्ट 2 में हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को और डिटेल में पढ़ेंगे जिसको हमने पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी एक बहुत बड़ा स्टोरेज होता है जिसमें हम हमारी याददाश्त परमानेंटली स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में यानी कि हमारे दिमाग में याददाश्त किस प्रकार से स्थापित होती है, कैसे हम उसको रिट्राइव करते हैं और कैसे वो हम उसको कंसेप्ट फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी कितने प्रकार की होती है। पहली होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती है जो सारे फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स के ऊपर आधारित होती है। यानी कि हमारी लाइफ में हमको जितने भी फैक्ट्स याद हैं, जितने भी नाम याद हैं, जितने भी डेट्स याद हैं और जितने कुछ ऐसी चीजें याद है जो फैक्ट्स हो, तो वहाँ वो हो जाएंगे डिक्लेरेटिव मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो ये एक डेट है इंडियन इंडिपेंडेंस की जो हमें याद है। ये एक फैक्ट है, इसलिए ये डिक्लेरेटिव मेमोरी का पार्ट होगा। डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है उसे बताना आसान होता है, हम उसे वर्बली लोगों को बता सकते हैं। टुल्विन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने डिक्लेरेटिव मेमोरी के दो और विभाजन किए थे जिसमें से पहला है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जिसमें हमारी जिंदगी से संबंधित सारी जानकारियां हमारी याददाश्त में रहती हैं। हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी मेमोरीज होती है वो एपिसोडिक मेमोरी में जाती है, इसीलिए एपिसोडिक मेमोरीज जो होती है ये थोड़ी इमोशनल होती है। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो दुख दुख देने वाले होते हैं, जो बुरे होते हैं, वो उतना अच्छे से हमें याद नहीं रहते इन कंपैरिजन टू जो एक्सपीरियंसेस या जो अनुभव हमारी जिंदगी में बहुत खुशहाल हो। सेकंड होता है सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारी जनरल अवेयरनेस में स्थापित होती है। जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज से संबंधित मेमोरीज जैसे कि 2+2 4 होता है, 2 into 2 4 होता है, ये सारी मेमोरीज जो होती हैं जो लॉजिक से संबंधित होती है वो जाती है सीमेंटिक मेमोरी के पार्ट में। अब सेकेंड टाइप होता है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी वो होता है जो हमारे प्रोसीजर्स को बताता है, यानी कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो उसका क्या प्रोसीजर होता है, हम उसको किस प्रकार से करते हैं, वो होता है प्रोसीजरल मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चलाते हो, साइकिल को कैसे चलाते हो, पेडल मार के चलाते हो या उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी जो होती है वो आसानी से समझाई नहीं जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहे कि आप साइकिल कैसे चलाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं समझा पाओगे कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है जिसके द्वारा आप साइकिल चला पाते हो। थर्ड होती है फ्लैश बल्ब मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी होती है जो इंसान को बहुत आश्चर्यचकित कर देती है। ये बहुत ज्यादा अराउजिंग होती है। ये मेमोरी बहुत ज्यादा डिटेल में हमारे दिमाग में स्थापित होती है। ये एक फोटो की तरह होता है जो कैमरा से लिया गया हो। जैसे कि आप फोटो देखते हो तो वो एग्जैक्ट सीन के बारे में बताता है। तो फ्लैश बल्ब मेमोरी भी वैसी ही होती है कि अगर आप इनको याद करोगे या रिट्राइव करोगे तो ये एकदम उस इवेंट के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में एकदम से आपको बताएंगे कि वो कैसी हुई थी। नेक्स्ट होती है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज। ये मेमोरीज वो होती है जो हमारी पर्सनल मेमोरीज होती हैं और ये हमारी जिंदगी में अनइवनली होती है, यानी कि हमारी जिंदगी में बचपन में कुछ अलग प्रकार की होती है मेमोरीज, बड़े हो जाने पर कुछ अलग पर्सनल मेमोरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बचपन में हमारे माता पिता के साथ मेमोरीज बनती हैं, बड़े होने पे हमारे दोस्त आते हैं, उसके बड़े होने पे हमारे पार्टनर्स आते हैं, तो उस हिसाब से हमारी मेमोरीज पर्सनल बदलती रहती हैं। कुछ जिंदगी के ऐसे पल होते हैं जहाँ पर मेमोरी नहीं बनती है, इसको हम कहते हैं चाइल्डहुड एमनीशिया, जो 4 से 5 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। यानी कि 4 से 5 साल तक की उम्र की जो याददाश्त रहती है वो हमें बाद में याद नहीं रहती है, इसीलिए वो उसको हम कहते हैं चाइल्डहुड एमनीशिया। लास्ट टाइप होता है इम्प्लिसिट मेमोरी।
ये मेमोरीज ऐसी होती हैं जिसके बारे में इंसान जानता नहीं है, उसके बारे में अनअवेयर रहता है। ये ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइप करते हो कीबोर्ड पे तो आप बिना देखे बता सकते हो कि कौन सी कीज कहाँ पे है, आप आसानी से तेजी से टाइप कर सकते हो। लेकिन वही कीबोर्ड अगर आपको एक ड्राइंग शीट में बनाने को दे दिया जाए तो आप उसमें कीज नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में अब ऐसी जगह स्थापित है कि आप उसके बारे में जानकार नहीं हो, आप उसको जानते नहीं हो, लेकिन टाइपिंग करने के दौरान वो मेमोरी आपको याद आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, यानी क्या-क्या तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम अपनी मेमोरी को नाप सकते हैं। हमें पता चलेगा कि हमारी मेमोरी कितनी है। पहला मेथड होता है फ्री रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ये उन मेमोरीज को मेजर करने के काम आता है जो फैक्ट्स या एपिसोड्स से संबंधित होती है। फ्री रिकॉल के मेथड में जो लोग होते हैं उनको कुछ शब्द दिए जाते हैं जो उनको याद करने पड़ते हैं, और कुछ समय के बाद उनको बोला जाता है कि आप उन चीजों को दोहराइए किसी भी ऑर्डर में। जितना ज्यादा वो रिकॉल कर पाते हैं उतनी तेज उनकी मेमोरी होती है। रिकॉग्निशन में लोगों को याद करने के बजाय उनको कुछ पिक्चर्स या कुछ शब्द दिखाए जाते हैं और उनको याद कराए जाते हैं। फिर उनको बोला जाता है कि ये जो चीजें आपने देखी हैं, देखकर सीखी हैं, उनको पहचानिए और उसको बताइए कि आपने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। नेक्स्ट होता है सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क। इसमें वो मेमोरीज मेजर की जाती हैं जो सीमेंटिक मेमोरीज होती हैं। पार्टिसिपेंट्स को बोला जाता है कि आप कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, आप बताइए कि इसमें ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, यानी सही गलत उसमें से चुनना पड़ता है। जितना तेज पार्टिसिपेंट सही गलत चुनते हैं उतनी ज्यादा उनकी मेमोरी होती है। लास्ट मेथड होता है प्राइमिंग। ये उन मेमोरीज को नापने में मदद करते हैं जो मेमोरीज हमारी अवेयरनेस में नहीं होती हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट मेमोरी या ऐसी मेमोरीज जो हम अच्छे से बता नहीं पाते हैं। प्राइमिंग में पार्टिसिपेंट्स को एक शब्दावली दी जाती है, शब्दों की लिस्ट दी जाती है, जिसमें से उन्हें शब्दों के कुछ पार्ट्स दिखाए जाते हैं और कुछ पार्ट्स नहीं दिखाए जाते हैं। फिर पार्टिसिपेंट्स को बोला जाता है कि आपने जो शब्द देखे हैं उन शब्दों को कंप्लीट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शब्द है फ्लावर तो पार्टिसिपेंट्स को पहले FLO दिखाया जाएगा, WER नहीं दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद उनको पूरा शब्द फ्लावर दिखाया जाएगा और बाद में उनको FWO दिखाया जाएगा और उससे उनको फ्लावर शब्द कंप्लीट करना होगा। तो जितना जल्दी पार्टिसिपेंट शब्दों को पहचान लेते हैं या कंप्लीट कर पाते हैं उतनी तेज उनकी मेमोरी होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे दिमाग में मेमोरी या याददाश्त किस प्रकार से स्थापित होती है। जितना समय इंसान मेमोरी को रिट्राइव करने में ले रहा होता है, वो जितना ज्यादा समय लेता है क्वेश्चंस को आंसर करने में, उतनी तेज उतनी बुरी उसकी मेमोरी होती है, और जितना कम समय वो लेता है उतनी अच्छी उसकी मेमोरी होती है। मेमोरी का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होता है कॉन्सेप्ट, जिसके द्वारा हम अपने दिमाग में याददाश्त को स्थापित करते हैं। कॉन्सेप्ट्स होते हैं मेंटल कैटेगरीज किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये कैटेगरी में फॉर्म किए जाते हैं, यानी कि जब कोई चीज एक दूसरे से मिलती है तो उसको हम डालेंगे कॉन्सेप्ट में, यानी कि एक डॉग है, एक कैट है, एक काऊ है, एक बुफेलो है। तो ये चार जानवरों में कुछ चीजें संबंधित है, यानी कि ये बोल नहीं सकते, इनके पास ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता है, इनके चार पैर होते हैं, इनकी पूंछ होती है। तो ये जो चीजें हैं, ये फीचर्स हैं, ये सेम है। तो ये बताता है कि ये चारों एक कॉन्सेप्ट में आते हैं जिसको हम कहते हैं एनिमल्स या जानवर। कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये स्कीमा में भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, जो हमारे दिमाग के फ्रेमवर्क्स होते हैं कि हम अपनी दुनिया के बारे में किस प्रकार से सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ड्राइंग रूम कैसा हो सकता है या कैसा होना चाहिए या कैसा है, ये स्कीमा है हमारे दिमाग में। कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये बेसिक लेवल होते हैं जिनके द्वारा हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें स्थापित होती हैं, याद होती हैं।
एलन कॉलिंस और रॉस क्विलियन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 1969 में एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी मेमोरीज स्थापित होती हैं, वो एक हायरार्की में स्थापित होती हैं, यानी कि वो एक लेवल में स्थापित होती हैं। यानी पहले छोटे लेवल पे, फिर उसके बड़े लेवल पे, फिर और ऊपर लेवल पे। इसको हम कहेंगे नेटवर्क स्ट्रक्चर, यानी हमारी मेमोरी एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है। इस स्ट्रक्चर के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं नोड्स। नोड्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारी नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर। एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया था कि जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, फॉर एग्जांपल आई एम अ गर्ल, तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट जो है वो गर्ल है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि प्रेडिकेट जो है वो जितना अलग होगा सब्जेक्ट से, उतना ज्यादा टाइम लगेगा पार्टिसिपेंट्स को बताने में कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज अ फ्रूट और मैंगो इज अ वेजिटेबल। इसमें ये दो सेंटेंसेस हैं जिसमें मैंगो इज अ फ्रूट यानी मैंगो और फ्रूट ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, यानी क्लोजली कनेक्टेड है। और मैंगो इज अ वेजिटेबल यानी वेजिटेबल जो है वो प्रेडिकेट मैंगो से दूर है, यानी वो अलग है। तो अगर पार्टिसिपेंट से पूछा जाए कि मैंगो इज अ फ्रूट, तो वो ज्यादा कम समय लेंगे इस चीज को बताने में कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन अगर उनको बोला जाए कि मैंगो इज अ वेजिटेबल ट्रू है या फॉल्स है, तो उनको ये बताने में समय लगेगा, क्योंकि प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है। हमारे दिमाग में जो भी मेमोरी, जो भी जानकारी स्थापित होती है, वो एक हायरार्की में स्थापित होती है, जिसकी वजह से हमारी कॉग्निटिव इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है। कॉग्निटिव इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी की चीजों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें और प्रॉब्लम्स कम हो। एक इमेज जो होती है वो कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि हम बता सकते हैं कि वो उस चीज को हम इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम अपनी भावनाओं में सोच सकते हैं, जो एक वस्तु के बारे में होता है। हर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे दिमाग में एक इमेज बनाता है, एक चित्र बताता है कि वो किस प्रकार का होगा। जो भी वस्तु हमारे दिमाग में चित्र बनाने के काबिल होता है, वो हमारे दिमाग में वर्बली और विजुअली, यानी कि बोलने के संबंध में और देखने के संबंध में दोनों तरह के से स्थापित होता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डुअल एनकोडिंग हाइपोथेसिस, जो पैवियो नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल। स्कूल जो है ये एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, जिसको आप अपने दिमाग में इमेज फॉर्म कर सकते हो कि हमारा स्कूल कैसा दिखता है। इसीलिए स्कूल जो है ये वर्बली, यानी आप बता सकते हो कि स्कूल क्या होता है, और आप इमेजिन भी कर सकते हो, अपने दिमाग में चित्र बना सकते हो कि स्कूल कैसा दिखता है। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं, यानी कि जिन जो हमारे दिमाग में चित्र बनाने के काबिल होते हैं, वो इमेजेस के फॉर्म में स्थापित होते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी कि जिसका चित्रण हम अपने दिमाग में नहीं कर सकते हैं, वो केवल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी हम उसके बारे में केवल समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स जो है ये कॉन्क्रीट नाउन है, यानी बर्ड्स को हम सोच सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं। और ट्रुथ यानी सच्चाई, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपने दिमाग में चित्र नहीं बना सकते। अब आप सच्चाई का क्या चित्र बनाओगे अपने दिमाग में? लेकिन आप एक चिड़िया का चित्र बना सकते हो। तो चिड़िया जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है और ट्रुथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो भी जानकारी हमारे दिमाग में इमेजेस के फॉर्म में स्थापित होती है, वो मेंटल मॉडल्स बनाती है, यानी कि हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का होगा, और वो हमारे दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है कि हम आँख बंद करके भी महसूस कर सकते हैं कि वो जगह कैसी दिखती होगी। फॉर एग्जाम्पल, रोड डायरेक्शन। अब आप ऐसी रोड पे जहाँ पे आप रोज जाते हो, तो आप इमेजिन कर सकते हो आँख बंद करके कि कहाँ पे राइट लेना है, कहाँ पे लेफ्ट लेना है, कहाँ पे सीधे जाना है। नेक्स्ट है मेमोरी एज अ रिप्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एबिंगहॉस नाम के साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला था कि हम जो भी जानकारी अपने मेमोरी में स्थापित करते हैं, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम हम उसको रिप्रोड्यूस करते हैं।
यानी कि जैसा हमने मेमोरी बनाई है वैसा ही हमें उसको रिट्राइव करना पड़ता है। अगर हम मेमोरी को रिट्राइव करने में थोड़ी सी भी गलती कर रहे हैं तो वो होगा मेमोरी फेलियर का केस। यानी कि अगर हमने एक क्वेश्चन का आंसर लर्न किया है और हम उसे वर्ड टू वर्ड नहीं सुना पा रहे हैं तो वो होगा हमारा मेमोरी फेलियर एबिंगहॉस के हिसाब से। इन्होंने बोला था मेमोरी जो है वो पैसिव होती है, यानी कि हम अपने दिमाग में मेमोरी को बदलते नहीं हैं। वो जैसी स्थापित हुई है हम वैसे ही उसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए एबिंगहॉस ने बोला था कि मेमोरी इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। इस कॉन्सेप्ट को बार्टलेट नाम के साइकोलॉजिस्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट किया था। उन्होंने बोला था कि नहीं, हमारी मेमोरी पैसिव नहीं होती है, एक्टिव होती है। यानी कि हम अपनी मेमोरी को बदलते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, इवेंट्स के हिसाब से। जो भी चीज हम मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, वो इस चीज पर आधारित होती है कि हम उसको क्या मतलब दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक हिस्ट्री में मुगल डायनेस्टी के बारे में चीजें याद की, समझ के कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब जैसा सेम टू सेम बुक में लिखा है आप उसको सेम टू सेम नहीं याद करोगे। आप उसका मतलब समझोगे, तब आप उसको अपनी मेमोरी में स्थापित करोगे और आप उसको बदल भी सकते हो, उसकी वर्डिंग्स चेंज होंगी। तो इसको हम कहेंगे कि हमारी मेमोरी एक्टिवली अपने आप को बदलती है ताकि हम उसका मतलब आसानी से समझ सके। बार्टलेट ने इसीलिए बोला था कि मेमोरी जो होती है वो होती है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ना कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। मेमोरी इंसान की जानकारी, उसके मोटिवेशंस और उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से बदलती रहती है। बार्टलेट ने सीरियल रिप्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल किया था जहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे कि मेमोरी जो होती है वो समय-समय के बाद बदलती रहती है। उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को कुछ टेक्स्ट दिया था याद करने के लिए और उन्होंने ये देखा था कि उन पार्टिसिपेंट्स ने उन चीजों को अपने हिसाब से बदला ताकि वो उसको आसानी से याद रख सकें। बार्टलेट ने इसी के आधार पर स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया था जो हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें उन्होंने बोला था कि हम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं, उसको मतलब देते हैं और उसी हिसाब से उसको रिट्राइव करते हैं ताकि हम उसका मतलब आसानी से समझ सकें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।